हे स्मार्ट पीपल, स्वागत है आपका हमारे आज एक और दमदार चैप्टर पे, या मैं कहूँ दिलदार चैप्टर पे, जो कि है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यार कहते हैं कि जो भी फैसला लेना है दिल से लो, दिमाग तरकीब निकाल लेगा। बिल्कुल सही बात है ना। हम आज एक फैसला लेते हैं कि यार इस चैप्टर को करके ही उठेंगे और इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट है उसे रिवाइज कर लेंगे, मगर सवालों के थ्रू। तो इससे पहले हम सेशन ले चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जहां हमने अगेन सवालों के थ्रू ही हमने पूरे चैप्टर को रिवाइज किया था। इससे पहले हम बात कर चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें अगेन हमने सेम सवालों के थ्रू ही हमने पूरे चैप्टर को हमारी नज़रों के सामने से गुजारा था। और सेम हम कर चुके हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में भी। आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के इस सेशन के बारे में, जहाँ पे हम कुछ मोस्ट रिपीटेड PYQs है ना, प्रीवियस ईयर में आए कुछ सवाल डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को विदाउट एनी फर्दर डिले। और इस चैप्टर को आप मेजर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक होगा ब्लड वाला पार्ट है ना, जहाँ पे आपने RBCs, WBC, प्लेटलेट्स एंड इसके अलावा आपने ब्लड ग्रुप किस किस तरह का होता है ये सेक्शंस पढ़े थे। दूसरा सेक्शन जो है वो आपने डिस्कस किया होगा, दैट इज अबाउट हार्ट। तो हार्ट के स्ट्रक्चर में आपने देखा था कि लाइक कार्डियक साइकिल क्या होती है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन कैसे कैसे होते हैं है ना। ECG जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपने सीखा था है ना, जो मशीन थी। एंड इसके अलावा डिसऑर्डर्स वगैरह काफ़ी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं कि यार इस चैप्टर में जो सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज, वो सारे सवाल वेरिएंट सवाल है, मतलब चैप्टर के अलग अलग पोर्शन से उठाए हुए सवाल है। और मुझे लगता है कि यार इस चैप्टर के अंत तक आपको ये पूरा चैप्टर जो है रिवाइज हो चुका होगा। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, आते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, दैट्स ओनली फॉर यू, नीट निकेतन। तो यार देखो, हम पहला सवाल स्टार्ट करेंगे एंड दिस क्वेश्चन इज से कि एडल्ट ह्यूमन RBCs जो है आर इन्यूक्लिएटेड। आप जानते हैं कि जो एक एडल्ट के RBCs होते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर। तो कौन सी स्टेटमेंट सबसे बेस्ट एक्सप्लेन करती है इस फीचर को, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शंस को पढ़ लीजिए एंड गिव इट अ शॉट, खुद से ट्राई कीजिए, देन विल डिस्कस द आंसर टुगेदर, ठीक है। देखें, तो आई थिंक आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, दूसरा कह रहा है सोमैटिक सेल्स है, तीसरा कह रहा है इनके पास लाइक दे डू नॉट हैव टू मेटाबोलाइज, है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं करनी पड़ती है। चौथा कह रहा है ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, कि भाई इन्होंने तो अपना जीवन कुर्बान कर दिया है सिर्फ एक काम करने के लिए, भाई हम तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेंगे और हमसे काम मत करवाओ, ठीक है। तो ये सारा स्पेस अपना उसके लिए बना लेते हैं। तो आपको पता है कि यार शेप कैसी होती है RBCs की, दे आर हैविंग द बाइकॉनकेव शेप होती है इनकी, एंड इनके पास कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, है ना, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं होते इनके पास, ठीक है। तीसरी बात अगर मैं आपसे कहूं तो आप कह सकते हो इनका 120 डेज का लाइफ स्पेन भी होता है, ठीक है। बाकी और बातें हम जानते हैं इनके बारे में, है ना। पॉलीसिथीमिया जो है इट इज द कंडीशन जहाँ पे RBCs का काउंट इंक्रीज हो जाता है। इरिथ्रोसाइटोपोइसिस जो होता है उसमें आपकी RBCs का काउंट कम हो जाता है ना। और इरिथ्रोपोइसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस जिससे RBCs बनती हैं, रेड बोन मैरो में बनती हैं। ये सारी बातें लाइक यू नो जस्ट फॉर अ रिवीजन पार्ट। मगर हम यहाँ पे देखें तो यार आप ये देखो कि इसके पास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं होते, मतलब इसके पास राइबोसोम्स नहीं है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्गी बॉडीज नहीं है इसके पास, साथ में न्यूक्लियस भी नहीं है। क्या होता है इन्यूक्लिएटेड का मतलब कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा। तो अगर इसके पास इतना कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसने सब कुछ निकाल के बाहर फेंक दिया। इसने कहा भाई मेरे अंदर रहेगा सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन, है ना, सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन को ही ये अलाउ करेगी और वो इसकी हेल्प करेगा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। इसने पूछा न्यूक्लियस क्या तो मेरी हेल्प करेगा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में, उसने कहा नहीं, हटा दिया। गोल्गी बॉडीज हेल्प करेगी, नहीं, हटा दिया। राइबोसोम्स हेल्प करेंगे, नहीं, हटा दिया। सबको हटा दिया, अपना स्पेस भर लिया और उस स्पेस में क्या कर दिया, RBCs को के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कर लिया। दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 इज द ओनली वन विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। इजी सवाल था, कुछ हार्ड नहीं था, मगर अभी रिसेंट ईयर्स में ही आया हुआ सवाल है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आ गया, ठीक है। आते हैं दूसरे सवाल पे। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है सेबम डिफर्स फ्रॉम द ब्लड और सीरम में क्या डिफरेंस है। तो देखो तीन तरह के फ्लूइड्स होंगे हमारी बॉडी में, एक होगा सीरम, एक होगा यू कैन से प्लाज्मा, और एक होगा आपका दैट इज यू कैन से सीरम, प्लाज्मा और लिम्फ। बात करते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है।
तो ये 3 तरह के फ्लूइड हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। सबसे पहला जो सीरम है, सीरम आप सिंपली कह सकते हो कि इसे टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर को आप प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दोगे ना, जो कि प्लेटलेट्स हैं, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ सीरम। ठीक है। दूसरा प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा को आप सिंपली डिफाइन करोगे कि अगर आप ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हटा दो, फॉर्म्ड एलिमेंट्स को अगर आप हटा दोगे, दिस इज व्हाट यू गेट द प्लाज्मा हियर। और तीसरा लिम्फ क्या होता है? लिम्फ को आप डिफाइन करोगे कि अगर आप ब्लड में से माइनस कर दो आरबीसी, आरबीसी हटा दो उसमें से, ठीक है, साथ में प्लेटलेट्स हटा दो और साथ में आरबीसीज में से प्लेटलेट्स ये और मैक्रो प्रोटीन्स, मैक्रो प्रोटीन्स को हटा दोगे ना, दिस इज व्हाट यू विल गेट द लिम्फ हियर। तो इस तरीके से 3 चीजें होती हैं एंड आई होप दीस थिंग्स आर क्लियर टू यू। एंड इफ आई टॉक अबाउट द सीरम, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दिस अदर पार्ट विच इज ब्लड, तो आप कहोगे कि सीरम के अंदर क्या नहीं होता? क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहे हैं, काफी अच्छा सवाल है। इन द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड फंक्शंस दिए गए हैं, बताओ कौन कौन से फंक्शंस जो है यहाँ पे करेक्ट है, आपको ये बताना है। ठीक है, स्पेसिफिक गिवन फंक्शंस, यस, बताइए कौन कौन से फंक्शंस जो हैं इनमें से सही हैं। यहाँ पे करेक्ट वाले फंक्शंस आपको बताने, इनमें से कितने फंक्शंस जो हैं वो सही मैच कर रहे हैं। ओके, तो ऑप्शंस को पढ़िए ध्यान से एंड लेट्स सी क्या होगा सही जवाब। तो बॉस यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ग्लोबिन प्रोटीन्स, अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या क्या होती है ना। तो उसके लिए हम हम देखते हैं एक बार। देखो, अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में आपकी मेजॉरिटी ऑफ 2 तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक को आप कहते हो फॉर्म्ड एलिमेंट्स, एक को आप कहते हो फॉर्म्ड एलिमेंट्स और एक को आप कहते हो प्लाज्मा। कितना प्रतिशत प्लाज्मा होगा? 55% एंड 45% इज व्हाट? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, इस प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? तो इस प्लाज्मा में मेजॉरिटी आपका पाया जाएगा, पहले पाए जाएंगे प्रोटीन्स। 4 तरह के प्रोटीन्स इसके पास होते हैं। सबसे पहला एल्ब्यूमिन, जो कितना होगा? सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा प्रोटीन होता है? आपका एल्ब्यूमिन। ठीक है, कुछ अप्रोक्सीमेटली 60% आपका एल्ब्यूमिन होगा। इसके अलावा दूसरा जो होगा वो होगा ग्लोबुलिन, कुछ 38%। तीसरा जो होगा वो होगा फाइब्रिनोजन और चौथा लास्ट बट नॉट लीस्ट विच इज प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो ये 4 तरह के क्या पाए जाएंगे? इस तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कौन से है? ये, इट इज इन द मैक्सिमम कंडीशन एंड दिस इज इन द मिनिमम। ठीक है, सबसे कम कौन सा है? प्रोथ्रोम्बिन है, जो कि 0.11% होते हैं और बाकी ये जो है आपके 60% तक होंगे। 4 तरह के प्रोटीन्स होंगे। और अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो आपको पता होना चाहिए एल्ब्यूमिन जो होता है ये ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड वाले ग्लोबुलिन जो होते हैं ये आपके 3 तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इट इज फर्दर ऑफ 3 टाइप्स, अल्फा, बीटा और गामा। इसमें से अल्फा बीटा क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। और गामा वाली जो है ये एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करेगी। ठीक है, ये एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करती है। ओके, एल्ब्यूमिन आपको बता ही दिया मैंने, दिस इज फॉर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो है ये दोनों ही हेल्प करते हैं किसमें? ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। ब्लड क्लॉटिंग में ये दोनों ही मदद करते हैं। इसके अलावा और क्या होगा आपके प्लाज्मा के अंदर? तो शेयर यू विल फाइंड आयंस पाए जाते हैं कुछ। ठीक है, आयंस पाए जाते हैं कुछ। आयंस कौन कौन से होंगे? तो इसके लिए एक ट्रिक आप याद कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ घटते तरार में कौन कौन से होंगे, तो क्लोरीन ने सोडियम से, या क्लोरीन ने पोटेशियम से, Ca मतलब से, पार्टी मांगी, पार्टी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द ट्रिक यू कैन रिमेंबर। तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है? क्लोरीन होता है, उससे कम सोडियम, उससे कम पोटेशियम, उससे कम कैल्शियम, फॉस्फेट और फिर मैग्नीशियम। तो ऐसे इस करार में क्या होता है? आपके पास आयंस पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर।
इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी पाए जाएंगे, जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे आपको। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? न्यूट्रिएंट्स आपके हो सकते हैं जैसे कि शुगर पाई जा सकती है ना। इसके अलावा आप कह सकते हो फैट पाए जा सकते हैं, फैट ज़्यादा मात्रा में होते हैं शुगर के कंपैरिजन में, ठीक है। और लास्ट कुछ वेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ वेस्ट भी पाए जा सकते हैं जैसे कि यूरिया, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिशन हो गया आपके प्लाज्मा की। और पानी, सबसे ज़्यादा पानी होगा 92%, ठीक है। तो शेयर अगेन से वाटर विल बी मैक्सिमम 90, ठीक है। तो वी आर डन विद द कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा। अब आप सवाल सॉल्व करिए, आपसे सवाल सॉल्व हो जाएगा। पहला, ग्लोबुलिन, क्या ये डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करता है? तो ग्लोबुलिन आपको पता है एंटीबॉडीज बनाएगा, तो यस इट इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म। दूसरा, फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स तो हैं, क्या ये क्लॉटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं? बिल्कुल सही है, क्लॉटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। एल्बुमिन प्रोटीन्स जो होते हैं, क्या ये ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करते हैं? नहीं। एल्बुमिन जो होता है वो हेल्प करता है ऑस्मोटिक रेगुलरिटी के, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसीज जो है, क्या वो इन्वॉल्व है इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस? तो देखो दो तरह की डब्ल्यूबीसीज होती है, एक होती है आपकी ग्रेनुलोसाइट, एक होती है ए ग्रेनुलोसाइट। अब उसमें से जो ए ग्रेनुलोसाइट है उनमें आपके पास कौन सी आती है? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ठीक है। और यहाँ पूछा है बेसोफिल्स क्या नहीं, तो बेसोफिल्स इज अ काइंड ऑफ अ यू कैन से, मैं आपको दिखाई देता हूँ ना, लेट्स डू दिस पार्ट ऑल्सो। तो डब्ल्यूबीसी की अगर हम पार्ट्स की बात करें तो वी आर हैविंग granulocyte, we are having a granulocyte. It is further of 3 types. पहली होगी eosinophil, दूसरी होगी बेसोफिल, तीसरी होगी न्यूट्रोफिल्स। ये दो तरह की होंगी, एक होंगी मोनोसाइट, एक होंगी लिम्फोसाइट। एक होंगी मोनोसाइट, एक होंगी आपकी लिम्फोसाइट, है ना। और अगर हम बात करें इस बेसोफिल्स के बारे में, तो ये बेसोफिल्स जो है, एक तो ये इन्वॉल्व होती है इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में, ठीक है, बिकॉज यही है जो अलग अलग तरह की कंपाउंड्स बनाती है, जैसे कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन, जैसे कि हेपेरिन। और ये सब क्या है? हेपेरिन जो है वो एक एंटीकोएगुलेंट है, सेरोटोनिन जो है ये एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, और हिस्टामिन जो है ये आपके इन्फ्लामेशन, मतलब मास्ट सेल से रिलीज होता है और ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है। तो ये जो है ये इसमें इन्वॉल्व होती है। दूसरी जो सेल्स है वो है इओसिनोफिल, ये भी रिएक्शन में ही इन्वॉल्व है, मगर ये ट्रीट करने के लिए, लाइक ये एंटी हिस्टामिन क्रिएट करेगी, एंटी हिस्टामिन। मान लो बॉडी में अगर इस हिस्टामिन की वजह से बहुत ज्यादा क्या हो गई है, इन्फ्लामेशन कॉज हो गई है, तो उसको ओवरकम करने के लिए कौन आएगी आपके पास? एंटी हिस्टामिन आएगी। वो कौन बनाएगी? आपकी इओसिनोफिल्स बनाएगी। तो दोनों ही सेल्स इन्वॉल्व है। तो अगर यहाँ पे हम सवाल पढ़े तो कह रहा है बेसोफिल्स जो है क्या ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है? यस, क्योंकि ये क्या बनाती है? हिस्टामिन बनाती है। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, नो डाउट। अगला सवाल, अगला कह रहा है आपसे इओसिनोफिल्स जो है क्या ये ऑस्मोटिक बैलेंस क्रिएट करती है? नो, ये तो कौन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस? आपका एल्बुमिन करता है। और लास्ट कह रहा है लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। यस, जो लिम्फोसाइट्स है ये आपकी एंटीबॉडीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंटीबॉडीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो वी आर डन विद ऑल द पार्ट। कितने ऑप्शन सही है? 1 2 3, 3 सही है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सवाल अच्छा था, थोड़ा समय लिया है ताकि हम कॉन्सेप्ट को भी सीख सकें, और कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है। आते हैं अगले सवाल पे, एंड दिस वाज थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी। आपको पता है जनरली आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है एंड वेन्स में कम होता है ना। आर्टरीज जो है वो आपके ब्लड को आपके हार्ट से दूर लेके जाती है, वेन्स वहीं उनके पास लेके आती है। तीसरा, आप जानते हैं कि आपकी वेन्स में वेल्स नहीं होती है, आर्टरीज में वेल्स होती हैं। आर्टरीज का ल्यूमेन छोटा होता है लेकिन वॉल थिक होती है, और वेन्स की वॉल पतली होती है इसलिए ल्यूमेन बड़ा होता है। और यही हमारा जवाब आएगा। मैंने क्या बोला? ये आपकी मान लो क्या है? वेन,
तो वेन का ल्यूमन बड़ा होगा लेकिन उसकी जो वॉल है वो पतली होगी। वहीं आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज का ल्यूमन बड़ा मतलब छोटा होगा लेकिन वॉल थिक होने वाली है, लेकिन वॉल थिक होने वाली है। तो वी कैन से दीज आर आर्टरी, दीज आर वेन्स। तो इसका ल्यूमन देखो और इसका ल्यूमन देखो, और जिसमें ल्यूमन कम होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। अब देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं। कह रहा है पल्मोनरी आर्टरी जो है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, तो ब्लड प्रेशर कैसा होगा, मोर देन द पल्मोनरी वेन या लेस देन द वेना कावा या सेम एज द आयोटा या फिर मोर देन द कैरोटिड्स। तो आप कहोगे यार पल्मोनरी वेन, है ना, आर्टरीज में वेन से ज्यादा प्रेशर होता है, तो इट विल बी हैविंग द मोर प्रेशर देन वेन्स। ठीक है, ये एक लौती ऐसी आपकी आर्टरी है जो कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लंग्स। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे, फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एनिमल्स हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे। दो अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवे किसके पास होते हैं, तो ये पूछ रहा है, मतलब वही वाला सीन करेगी, है ना, कि आपका जो ब्लड है दैट इज सेपरेटेड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो वेल्स में, शार्क में या फिर आपके फ्रॉग में या फिर लिजार्ड्स में, तो फ्रॉग आप जानते हैं दे आर एम्फीबियंस एंड दे विल बी हैविंग द सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, है ना। फिशेस ऑफ फ्रॉग के पास क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन। लिजार्ड की बात करें, रेप्टाइल है, तो दे विल बी हैविंग द इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। तो दोनों ब्लड होंगे तो स्टार्टिंग में अलग अलग, लेकिन बाद में फिर वो मिक्स हो जाते हैं। शार्क आप जानते हैं इट्स ऑल्सो अ मैमल बट स्टिल इट इज हैविंग द सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। वेल्स जो एक मैमल है इसके पास क्या होता है, डबल सर्कुलेशन, दैट इज 4 चैम्बर हार्ट। 4 चैम्बर हार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है। तो देखो आरबीसी से मिलते जुलते कुछ टर्म्स मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर दूं, काम आएगा। पहला, इरेथ्रोसाइटोपिनिया, दूसरी पॉलीसिथीमिया, तीसरी इरेथ्रोपोइसिस यहाँ लिखी हुई है। इट इज व्हाट, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। और यहाँ पे क्या होती है, इरेथ्रोसाइटोपिनिया इज व्हाट, दिस इज द आरबीसीज का नंबर अगर कम हो जाए, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इरेथ्रोसाइटोपिनिया। एंड अगर आरबीसीज का नंबर ज्यादा हो जाए, कब ज्यादा होता है, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे ट्रेवल करते हो, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ पॉलीसिथीमिया। ठीक है, यहाँ पे हम कहेंगे कि यार क्या होगा कहाँ पे होता है ये इरेथ्रोपोइसिस। नाउ सवाल ना थोड़ा सा चेंज हो सकता है ना। इस सवाल को हम और अच्छा बना सकते हैं, कैसे, हम पूछ सकते हैं कि सर ये बताओ कि इरेथ्रोपोइसिस किसकी बात कर रहे हो, एक फीटस, एक एम्ब्रियो की बात कर रहे हो या एक एडल्ट की बात कर रहे हो। अगर आपसे पूछ जाए एक एम्ब्रियो के अंदर, तो एम्ब्रियो में आपको पता है कि यार 15 दिन के अंदर अंदर, है ना, फर्स्ट से लेके 7 और 8 डेज तक इम्प्लांटेशन हो जाता है। उस इम्प्लांटेशन तक तो आपको पता है कि सिंपली आरबीसीज या फिर कुछ ऐसा हार्ट बना नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पहले महीने में आपको पता है हार्ट की फॉर्मेशन हो जाती है एक बेबी के अंदर। अब उस केस में अगर हार्ट बन चुका है तो भाई हार्ट क्यों बना है, पंप करने के लिए ब्लड को, तो उस वाले केस में ब्लड को किसने बनाया होगा, तो उस केस में सबसे पहले एम्ब्रियो में यॉर्क सेक जो होता है ना, वो ब्लड बनाता है। इसके बाद इस काम को दिया जाता है लिवर को। जब सेकेंड महीने तक और थर्ड महीने तक लिवर डेवलप हो जाएगा, तो इसके बाद ये आरबीसी बनाना स्टार्ट करेगा। और फिर जब एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस एडल्ट में जो रेड बोन मैरो जो होगा ना, वो आरबीसी की फॉर्मेशन करने वाला है। उसको ठेका दे देंगे, भाई अब तू बना आरबीसी बैठ के, ठीक है, कोई काम नहीं है तो ये काम पकड़ ले और ये काम करना शुरू कर दे। तो आरबीसी कौन बना रहा है आपका, एडल्ट में रेड बोन मैरो, जो कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे अंदर क्या होगी, इस तरीके से रेड बोन मैरो है, यहीं पे आपकी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज यहीं बनती है। ठीक है,
इट इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वो यहाँ पे बनती है। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया हमारा सवाल का जवाब, ऑप्शन नंबर बी विच इज रेड बोन मैरो, बिकॉज यहाँ पे अभी आपके पास एम्ब्रियो की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये एडल्ट की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। ठीक है, 7 क्वेश्चन आपसे कह रहा है द डायग्राम गिवन हियर इज रिप्रेजेंटिंग द ईसीजी। ईसीजी इज व्हाट? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, क्योंकि ये ग्राफ जो होता है वो क्या होता है? ग्राम कहते हैं उसको। और वही मशीन की बात करें तो इट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो इट इज व्हाट? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखो यहाँ पे तो कह रहा था पी वेव्स, यहाँ पे जो पी वेव्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, आपको ये बताना है। पी वेव्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? तो बहुत सिंपल है ना, ये आपके कार्डियक साइकिल की रिप्रेजेंटेशन है, राइट? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। और क्या होता है ये ग्राफ? ये सिंपली आपके हार्ट बीट को, आपके जो दिल की एक्सप्रेशंस हैं वो कैसे बीट कर रहा है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, छाप छोड़ देता है। ठीक है, तो पे बात करते हैं पी वेव जो होता है। सबसे पहले यहाँ पे जो आपके पास वेव्स दिखाई गई, ये सब क्या है? पीक है। जो भी पीक आता है उसको ये इस तरीके से रिप्रेजेंट, हमने नाम से रिप्रेजेंट किया है। पहला पीक कब आएगा? पी वाले टाइम पे, दूसरा पीक कब आएगा? क्यू आर एस, और तीसरा पीक कब आएगा? टी वाले टाइम पे। ठीक है, सबसे पहला पीक जो होगा वो आपको दिखाता है दैट इज डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। जो एट्रियम्स हैं, ऊपर वाले जो आपके पास चैम्बर्स होंगे, उनका कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले उनका डीपोलराइजेशन होता है, और डीपोलराइजेशन होने के बाद क्या होगा? नेक्स्ट यू विल सी कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सिस्टोल ऑफ एट्रिया। क्योंकि जैसे ही क्या होगा, जैसे ही आप देखोगे कि डीपोलराइजेशन हो चुका है, उसके बाद क्या हो जाएगा? सिस्टोल ऑफ एट्रियम। ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस। तो पीक, ये आपके पास पी वाला जो पीक है क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि डीपोलराइजेशन हो चुका है आपके एट्रिया का, और यहां से लेके यहां के समय में क्या हो जाएगा? क्यू तक। ये जो समय दिखा रहा है, ये आपको समय दिखा रहा है आपके एट्रियम का सिस्टोल कंप्लीट हो चुका है। लेकिन स्टार्ट कहां हो जाएगा? आपके पी वाले पार्ट पे। ठीक है, तो ये कह रहा है बिगनिंग ऑफ सिस्टोल दिखा रहा है, या फिर एंड ऑफ सिस्टोल, या कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ बोथ द एट्रिया, या फिर आपके इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये एट्रिया वाला पार्ट है ना। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन यहां से शुरू हो जाती है, वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन वो यहां से शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इतने समय में ये कंप्लीट हो जाएगा टी वेव तक। ठीक है, सॉरी टी वी नहीं, नेक्स्ट पी वेव तक क्या होगा? यहाँ पे सिस्टोल कंप्लीट हो चुका होगा, सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, और टी तक क्या आएगा? टी तक आप कह सकते हो कि इस वाले टाइम पे आपके जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स पे भी काम कर रहे होंगे, तो वो वाला समय होगा, बट अभी हम इंटरेस्टेड हैं इस वाले पार्ट में। ठीक है, आई थिंक समझ में आ चुका है आपको। दिस इज द पी। पीक जो आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ एट्रियम, के एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। तो ये हो गया हमारे इस सवाल का जवाब। आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं द फिगर शोज अ ह्यूमन आरबीसीज। अब ना अगर आपने एनसीईआरटी डायग्राम बड़े ही ध्यान से देखे हो तब आप इस सवाल का जवाब शायद दे पाओ, बिकॉज अभी भी ये स्टिल इतना क्लियर नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो डायग्राम, ये जो दिखाया गया है आपको आरबीसी, सॉरी जो आपके पास यहाँ पे ह्यूमन ब्लड सेल दिखाई गई है, देखो आरबीसी तो है नहीं, ये बाइकॉनकेव शेप तो है नहीं, तो ये आरबीसी तो नहीं है, ये है डब्ल्यूबीसी। अब कौन सी डब्ल्यूबीसी है? इओसिनोफिल है, बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट है, कौन है ये? आइडेंटिफाई एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है, उनके नाम दिए गए हैं, मैच करो कौन सा सही मैच होता है, देखते हैं। तो मैं आपको उसके लिए पहले बता भी दूं कि हमने जो टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी पढ़ी है, उन डब्ल्यूबीसी को आप एक और बात इनके बारे में जान सकते हो, वो क्या है? वो ये है कि इनका न्यूक्लियस कैसा होता है। इओसिनोफिल जो होता है इट इज अ ग्रेन्युलोसाइट, इसमें ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, और इसका न्यूक्लियस कैसा होगा? ईयरफोन शेप का होगा, ऐसा। ठीक है, ये इसके अंदर क्या होंगे? ग्रेन्यूल्स। दूसरा जो है इसका न्यूक्लियस कैसा होगा? बेसोफिल्स का। बेसोफिल्स का न्यूक्लियस जो है वो एस शेप का होता है, ऐसा वाला, और बीच में क्या होंगे? सेम ग्रेन्यूल्स। और तीसरा जो है न्यूट्रोफिल्स, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है पॉलीमॉर्फिक, मतलब अलग अलग तरह के न्यूक्लियस आपको मिल जाएंगे इसमें, है ना। इट इज पॉलीमॉर्फिक, इसलिए PMNC भी कहते हैं इसको, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लिएटेड सेल। लिम्फोसाइट्स जो है इनका न्यूक्लियस जो होता है वो होता है आपका किडनी शेप का,
और मोनोसाइट्स का जो है इनका न्यूक्लियस जो होता है वो होता है स्फेरिक। अब देखते हैं सवाल पे आ जाओ भाई। कह रहा है बेसोफिल्स जो है सिक्रीट सेरोटोनिन, क्या बेसोफिल्स सेरोटोनिन सिक्रीट करते हैं? बिल्कुल सही। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं? बिल्कुल सही। तो भाई ये मैचिंग तो सही हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बी लिम्फोसाइट्स जो है क्या ये इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं? यस। लेकिन क्या ये 20% है? नो। न्यूट्रोफिल्स जो है मोस्ट अबंडेंट सेल्स हैं और क्या फैगोसिटिक है? बिल्कुल सही है ना, फैगोसिटिक सेल्स भी हैं और मोस्ट सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, कुछ 60% के आसपास। ठीक है, ये भी याद रख लो, इससे भी सवाल बन जाता है। तो देखो एक ही सवाल से हम 3-4 सवालों जितना बातें सीख रहे हैं। तो इनमें से अगर आपसे सीक्वेंस पूछे कौन ज्यादा कौन कम, तो एन एल एम ई बी, तो सबसे ज्यादा क्या होंगी? न्यूट्रोफिल्स 60%, ठीक है, उससे कम लिम्फोसाइट्स, उससे कम मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है 60% और फैगोसिटिक होती है। और लास्ट कह रहे हैं मोनोसाइट्स जो है इनका लाइफ स्पेन 3 दिन का है और ये एंटीबॉडीज बनाती हैं क्या? तो मोनोसाइट्स जो है क्या वो एंटीबॉडीज बनाती हैं? नहीं, दे आर फैगोसिटिक, ये भी गलत है। अब इन दोनों में से क्या सही होगा? अब देखो डायग्राम को, न्यूट्रोफिल्स कैसी होती है? पॉलीमॉर्फिक, मतलब इनका न्यूक्लियस अलग अलग तरह का होगा, लेकिन यहाँ पे सारे न्यूक्लियस सेम दिख रहे हैं हमें, एक जैसे, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। बेसोफिल्स है, ठीक है, जिनका न्यूक्लियस जो है कुछ आपको एस शेप का बनता हुआ दिखेगा, है ना, इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे कुछ एस शेप आप डिफाइन कर सकते हो। और उसके अलावा इट इज सिक्रेटरी, सेरोटोनिन को ही निकालते हैं। सेरोटोनिन क्या करता है? ये वैसो कॉन्ट्रैक्टर है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देख लो भाई सवाल को, काफी अच्छा सवाल था। कब आया है ये? 2013 में आया हुआ सवाल है, तो रिसेंट सवाल मैंने उठाए हैं, कुछ ज़्यादा लाइक 1990 सिंस 1990 20 पे नहीं पहुंचे हम, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है। इस साल में एग्जाम भी नहीं आया उस सवाल के, उस टाइम के सवाल उठा के लिया है, ऐसा भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन्स इज इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन। बहुत सिंपल है, कोएगुलेशन में आप जानते हो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। खुद सवाल 10th, which one of the following statement is correct regarding the blood pressure? अब ब्लड प्रेशर कितना होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का? विच इज 120/80 mm of Hg, where this 120 is representing the systole और this is representing the diastole, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, यहाँ पे हम बात करेंगे यार 130/90 mm of Hg is considered to be a high blood pressure, बिल्कुल सही है ना। अगर 120 से ऊपर जा रहा है और 80 से ऊपर जा रहा है, दैट मींस इट्स हाई बीपी, हाइपरटेंशन होने के चांसेस है। हाइपरटेंशन इवन चांसेस क्या है? हो ही रखा है, इट हैज टू बी ट्रीटेड, ठीक है। नेक्स्ट, 100/50 mm of Hg इज कंसिडर्ड टू बी अ आइडियल ब्लड प्रेशर? नहीं, ये गलत है। अगर बार बार मेजर कर रहे हो, बार बार मेजर करने के बाद भी यही वाला ब्लड प्रेशर आ रहा है, या तो इसका मतलब क्या है कि उस डॉक्टर को, अगर ऑब्वियसली डॉक्टर तो नहीं होगा अगर उसे इतना भी नहीं पता तो, है ना, इसके अलावा वो कंपाउंडर या जो भी रिसेप्शनिस्ट चेक कर रहे हैं, कई बार होता है ना डॉक्टर्स जो है वो रिसेप्शनिस्ट को बोल रहे हैं कि तुम चेक कर दो, है ना, ब्लड प्रेशर। तो अगर को वो बार बार रिपीटेशन के बाद भी ऐसी वैल्यू आ रही है या इससे कम वैल्यू, या फिर 120/120 सेम वैल्यू आ रही है, 80/80 सेम वैल्यू आ रही है, तो ये सेम वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती। इनके बीच में हमेशा 30 से 40 का डिफरेंस होता है, ठीक है, 30 से 40 का डिफरेंस होता है। तो अगर ऐसी वैल्यू कुछ आ रही है, इसका मतलब उसने सही से मेजर नहीं किया है या फिर मशीन ही खराब हो गई है, ठीक है। तीसरा आपसे कह रहा है 105/50 mm ऑफ Hg जो है मेक्स वेरी एक्टिव, या फिर लास्ट आपसे कह रहा है हार्मफुल फॉर वाइटल ऑर्गन्स अगर इतना ब्लड प्रेशर है तो भाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, दिस इज द हाइपरटेंशन कंडीशन, ओके। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये सवाल हम शायद तो कर चुके हैं ना, देखें सवाल को, कौन सा क्वेश्चन है आपका? 10 के बाद 11th क्वेश्चन देखो, गिवन बिलो इज अ ईसीजी ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज करेक्टली इंटरप्रेटेड। कौन सी बात सही है यहाँ पे? कॉम्प्लेक्स QRS जो है वो कंप्लीट पल्स है, या फिर पीक T जो है वो इनिशिएट ऑफ टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, है ना, या फिर पीक P एंड पीक R टुगेदर सिस्टोल एंड डायस्टोल ब्लड प्रेशर, या फिर पीक P जो है वो इनिशिएट करेगी लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ओनली। देखिए आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, विच इज कॉम्प्लेक्स। PQR जो है वो एक कंप्लीट पल्स फॉर्म करती है,
सिंपल सी बात है यार, देखो सबसे पहला वाला क्या है, कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगा किसका, एट्रियम का, और पी से क्यू तक क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कंप्लीट हो गया, वापस से वो रिलैक्स कर चुका है। क्यू आर एस, अगर ये वाला पीक आएगा तो दिस पीक इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग कि ये वो समय है जहां पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स यहां पे हो गया है, और वो टी तक, है ना, खत्म हो जाएगा क्या आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस, या इवन मैं कह सकता हूं कि टी के बाद जो यहां पे आएगा, यहां तक ये पूरी वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंप्लीट हो चुका है ना। एस से टी तक क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है रेस्टिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, के वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करके अब रिलैक्स हो रहे हैं, ये वाला समय आपको दिखा रहा है, ठीक है। मगर हम यहाँ पे बात करें तो क्यू आर एस, ये वाला जो पीक है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई एक पल्स कंप्लीट हो गया, बिकॉज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी है, और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, ब्लड जो है वो उस वेंट्रिकल से बाहर निकल जाता है आपकी आर्टरीज में, वेन्स के अंदर, तो दिस इज द टाइम जहां पे एक पल्स हो जाएगी, ठीक है। जो आप फील करोगे ना इस तरीके से, तो वो कब हो रहा है, जब आपके वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप आउट कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 12 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इफ ड्यू टू सम रीजन कॉर्डाई टेंडने, ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं किसमें, आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है ना, कुछ इस तरीके से अगर हार्ट का स्ट्रक्चर है, तो यहां पे जो आप देखोगे ना इस वाले पार्ट पे, इस लास्ट ये जो चैम्बर है आपका राइट वेंट्रिकल, यहां से ना कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं जो कि इस वाली वेल्व को बांध के रखते हैं, ठीक है, इस वाली वेल्व को बांध के रखते हैं। कौन सी वेल्व है, ट्राइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व, और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। तो होता क्या कि जब एट्रियम से वेंट्रिकल्स में ब्लड आना होगा तो किसके थ्रू आएगा, इस ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू, तो इनकी रेगुलेशन होगी तो क्या होगा, ब्लड जो है वो मूव कर जाएगा। जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में एंटर कर जाएगा। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ब्लड जो है वो इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर, ठीक है। तो अब उस टाइम पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वेंट्रिकल्स, और उस टाइम पे जो ब्लड ऊपर की तरफ पुश हो रहा है, अगर कोई वेल नहीं होती तो ब्लड वापस से एट्रियम में घुस जाएगा, जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो इसी की तरह ये जो कॉर्डाई टेंडन है ये रेगुलेट कर रहे हैं क्या, ट्राइकस्पिड वेल्व को। ऑप्शंस पढ़ते हैं, द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द आयोटा, कोई जिक्र नहीं है आयोटा का, छोड़ सकते हो। नेक्स्ट, पेसमेकर, नो। ब्लड विल टेंड टू फ्लो बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम, क्या ब्लड वापस से लेफ्ट एट्रियम में चले जाएगा, तो लेफ्ट एट्रियम की बात तो नहीं है, राइट एट्रियम की बात है। और नेक्स्ट देखते हैं, द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस, तो जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें ब्लड ढंग से नहीं जा पाएगा अगर कोई ये ओपन रही तो। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 13 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग चांसेस यूजुअली टेंड्स टू अकर, द प्लेन ड्वेलर्स दे मूव एट द हाई एल्टीट्यूड। तो जब आप ऊंचाई पे जाते हो तो क्या होता है, दो चीजें होती हैं। पहला सॉल्यूशन जो कि एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, शॉर्ट टर्म या फिर क्विक सॉल्यूशन है, कि आपकी ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर दिया जाए, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर दिया जाए। तो अगर ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी तो इन दैट केस क्या हो रहा है, इन दैट केस आप देखोगे कि इट्स अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, कि यार फटाफट से तेज सांस लो, जिससे क्या होगा, आसपास थोड़ी बहुत ऑक्सीजन भी अवेलेबल है तो वो ऑक्सीजन हम अपनी बॉडी के अंदर ले लेंगे, ठीक है। उस टाइम पे आपको पता है आप ऊपर जा रहे हो तो ऑक्सीजन कम है आपकी बॉडी के अंदर, है ना, तो इन दैट केस थोड़ी मोड़ी ऑक्सीजन जो आपके आसपास बची है उसको भी नहीं छोड़ना, अपनी ब्रीथिंग रेट फास्ट कर दो जिससे कि आप ऑक्सीजन को अंदर ले पाओ, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। इसके अलावा दूसरा सॉल्यूशन क्या है, एरिथ्रोपोइसिस। इसका मतलब क्या है, आरबीसीज के काउंट को ही इंक्रीज कर दो, तो जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन भी आसपास होगी जैसी वो अंदर आ रही है उसको भी आपकी आरबीसीज भर चुकी हैं, वो आरबीसीज पे फटाफट से ट्रांसपोर्ट कर देंगी, ठीक है। तो ये बहाना नहीं रहेगा कि यार आरबीसीज कम थी इसलिए ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए, ऐसा कोई बहाना नहीं रहेगा, ठीक है। दिस इज द रीजन। अब पढ़ते हैं ऑप्शंस को। कह रहा है कि आरबीसीज का साइज इंक्रीज होगा, नहीं। इंक्रीज इन द आरबीसीज प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन द ब्रीथिंग रेट, यस सही है। इंक्रीजिंग इन द थ्रोम्बोसाइट्स, नो। ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर, ठीक है।
तो बस यही बात है ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना पीछे का तो आपके सवाल चुटकियों में हो जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। कॉन्सेप्ट एक बार आपको पता है तो बस आपको क्वेश्चन को रीड करने में समय लगाना है, याद करने में समय नहीं लगेगा आपका, फटाक से टिक होंगे आपके आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो ध्यान रखना हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है वो होता है आपके पास कुछ 12 से 16 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, कितनी हीमोग्लोबिन होती है आपकी? 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होती है आपके, है ना, पर mm³ ऑफ आरबीसीस। ठीक है, तो वेल हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विच इज 12 to 16 mg, है ना, मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड में इतनी हीमोग्लोबिन जो है पाई जाती है। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपसे कह रहा है द कंपेयर टू ब्लड आवर लिम्फ हैज। तो लिम्फ के पास क्या है आपको पता है, लिम्फ में आरबीसी ज्यादा होती है मगर सॉरी डब्ल्यूबीसी ज्यादा होती है, आरबीसी नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपके लिम्फ के अंदर कोई आरबीसी नहीं पाई जाती, लिम्फ के अंदर प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती, लिम्फ के अंदर मैक्रो प्रोटीन्स नहीं पाए जाते, सिर्फ क्या होगी आपकी आरबीसी होंगी और प्लाज्मा कुछ पार्ट। 16 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग या विच टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, है ना, आर कंसर्न्ड विद द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड द नेचुरल एंटीकोएगुलेंट। हिस्टामिन इज इन्फ्लामेटरी, हिस्टामिन इज इन्फ्लामेटरी इन नेचर। दूसरा नेचुरल एंटीकोएगुलेंट की बात करें तो वो कौन है? वो है आपका हेपारिन। वो कौन है? वो है आपका हेपारिन। ठीक है, अब ये बात कर रहा है कौन है जो इसमें इन्वॉल्व होगा, इज दिस बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स या न्यूट्रोफिल्स। तो बेसोफिल्स जो है वो इनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ में एक और जोड़ लो विच इज सेरोटोनिन, जो कि वैसो कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करने वाला है। ठीक है, इनको रोकने के लिए आप कह सकते हो एंटी हेपारिन जो है वो कौन बनाएगा? वो देखो इओसिनोफिल बनाएंगे एंटी हेपारिन, एंटीकोएगुलेंट विच इज, अच्छा सॉरी एंटी हेपारिन नहीं पूछ रहा है, ये सिर्फ हेपारिन कह रहा है। हेपारिन अपने आप में ही क्या है? एंटीकोएगुलेंट है। अगर कोई ये बोलता है एंटी हेपारिन तो एंटी हेपारिन के लिए आंसर क्या होता है? इओसिनोफिल्स। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एंटीकोएगुलेंट बोला है, मतलब हेपारिन की बात कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आते हैं 17 क्वेश्चन। तो एक अच्छा सवाल था पहले वाला जिसने काफी कुछ सोचने के लिए मजबूर किया। अगर लास्ट में आप हल्का सा हिल जाते तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता आपसे। ओके, नेक्स्ट कह रहा है इंपल्सेस ऑफ द हार्ट बीट ओरिजिनेट्स फ्रॉम। हार्ट बीट के इंपल्सेस आते कहां से हैं? तो आपको पता है इफ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और ये आपका एट्रियम वेंट्रिकल्स, हालांकि एट्रियम बहुत छोटे होते हैं, मैंने बड़ा बना दिया, ये वॉल काफी थिक होती है। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट वी हैव द राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल। यहां से ये जो वॉल है ना एट्रियम, राइट एट्रियम की जो वॉल है, जैसे मान लो ये मेरा एट्रियम है तो इसके यहाँ पीछे की तरफ वॉल के अंदर लगा हुआ क्या? एसे नोड। यहां से इंपल्सेस बनेंगे। ठीक है, और यहां से इंपल्सेस ट्रेवल करेंगे वॉल के थ्रू और कहां पहुंच जाएंगे? इस वाले पार्ट पे। दिस इज द पार्ट विच इज एवी नोड, ये ऐसे नोड था। फिर यहां से जाएंगे आपके बंडल ऑफ फिश और फिर फैल जाएंगे परकुंजे फाइबर्स ऐसे। दिस इज द सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस में लिखूं यहाँ पे तो ऐसे नोड पहले आएगा, फिर आएगा एबी नोड, फिर आएगा परकुंजे बंडल ऑफ फिश, और फिर परकुंजे फाइबर्स। ठीक है, तो आप कहोगे कि यार कौन है जो हार्ट बीट को ओरिजिनेट स्टार्ट करता है? वैसे देखो हर एक नोड जो है वो अपने खुद के इंपल्स बनाने के लिए कैपेबल है, लेकिन ऐसे नोड का इंपल्स इतना फास्ट जाता है कि इस सेकंड वाले को अपना खुद का इंपल्स बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। ये बोलता है एक काम करता हूं मैं अपना बना के देता हूं, तो इसने अपना बना के दिया इसको, है ना, इसने कहा इससे कि यार तू एक काम कर मेरे वाले इंपल्स को आगे ट्रांसफर कर, तो इसने इसके वाले इंपल्स को आगे ट्रांसफर किया। अब ये सोच रहा है कि मैं अपना खुद का इंपल्स बनाऊंगा, लेकिन अपना इंपल्स बनाने से पहले ही ऊपर से एक और इंपल्स आ गया, इसने कहा ये वाला भी ट्रांसफर कर, इसने फिर उसको ट्रांसफर किया, उतनी देर में एक और आ गया, एक और आ गया, एक और आ गया, इसे अपने वाला बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। तो बना ये सब सकते हैं, लेकिन मान लो अगर ऐसे नोड होगा ही नहीं तो क्या इंपल्स बनेंगे? यस सर, तो ए बी नोड अपना इंपल्स बनाएगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, तो हम कहेंगे ऐसे नोड इज द प्राइमरी, जो सबसे पहले इंड्यूस करता है किसको? इंपल्सेस को। ठीक है, 18 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है बंडल ऑफ हिस जो है वो एक नेटवर्क है किसके? मसल फाइबर्स का या नर्व फाइबर्स का? पहले ये सोचो, मसल फाइबर्स का, नर्व फाइबर्स काट दो,
इसके अलावा दूसरा वो कह रहा है कि बंडल ऑफ हिल्स जो होते हैं दे आर थ्रू आउट द हार्ट वॉल या वेंट्रिकल्स की वॉल्स में होते हैं, तो दे आर प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स वॉल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कह रहा है विच इज द प्रिंसिपल कटाइन इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। तो ब्लड के प्लाज्मा में मेन कौन सा पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे, तो आपको मैंने सीक्वेंस बताया था, क्लोरीन ने पोटेशियम से पार्टी मांगी। ठीक है, तो इसमें से ये सोडियम एक पॉजिटिवली चार्ज है, पोटेशियम कैल्शियम फॉस्फेट नेगेटिवली, और ये पॉजिटिवली। सबसे ज्यादा कौन होगा आपका, सोडियम होगा, विच इज द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लास्ट सवाल है, कह रहा है द ब्लड ग्रुप विद द एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। इसके लिए आपको ब्लड ग्रुप आने चाहिए कि ब्लड ग्रुप कैसे होते हैं। उसके लिए एक सिंगल वीडियो 5 मिनट की पड़ी हुई है, यहाँ पे आपको आई सेक्शन में दिख भी जाएगी इस जगह पे, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा देख लेते हैं क्या आंसर होगा। वैसे आपको पता है कि मान लो ये आपकी आरबीसी है, ये आपकी क्या है, आरबीसी है। इसमें क्या होंगे, एंटीजेंस लगे होते हैं इस तरीके से। कौन से एंटीजेंस है ये, एच एंटीजेंस। अब डिपेंडिंग अपॉन कि इनके ऊपर शुगर कैसा लगा हुआ है, अगर को मान लो ए वाला शुगर लगा हुआ है, अगर को मान लो बी वाला शुगर लगा हुआ है, या फिर ए और बी दोनों ही लगे हुए हैं, या फिर ए और बी दोनों ही लगे हुए हैं, या फिर कोई भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ एंटीजन है। ये चार कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, अब इन शुगर को लगाता कौन है, एक्चुअली ये सब कुछ डिसाइड होता है आपके आई जीन। ये आई जीन कहां पे होता है, आपके क्रोमोसोम नंबर 9 पे। जो 9th क्रोमोसोम है ना, उस पे एक आई जीन लगा होता है ना, एक लोकस है, उस लोकस पे आई जीन लगा है, मेरे में भी, आप में भी, सबके अंदर। ठीक है, वो डिसाइड करता है कि यार एक पर्सन जो होगा उसके अंदर ये वाला शुगर लगेगा या ये वाला शुगर लगेगा, या दोनों ही लगेंगे या कोई भी नहीं लगेगा, वो डिसाइड करता है इस बात को। ठीक है, अब देखो अगर ये पर्सन है, इस पे ए वाला एंटीजन लगा हुआ है, एजी मतलब एंटीजन, तो इसकी बॉडी में कौन सी वाली एंटीबॉडीज होंगी, बी एंटीबॉडीज होंगी, तो इसके पास बी एंटीबॉडीज पाई जाएंगी। ठीक है, बी एंटीबॉडीज पाई जाएंगी। इस पे आते हैं, अगर इस पे बी वाला एंटीजन लगा हुआ है तो इसमें एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, उसकी ऑपोजिट वाली। हालांकि थोड़ा सा अजीब फिनोमेना है, लेकिन उसके उल्टे एंटीबॉडीज होंगी, एंटीबॉडीज ए बी, ए वाली होंगी। इसमें दोनों ही है तो इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होंगी, दोनों ही है ना, तो इसमें ए वाला एंटीजन भी है और बी वाला एंटीजन भी है। बी वाला एंटीजन बी है, तो इसमें ए और बी कोई सी भी एंटीबॉडीज नहीं होंगी, नो एंटीबॉडीज। लास्ट वाले में दोनों ही होंगी, तो इसमें आपकी ए एंटीबॉडीज भी होंगी और बी एंटीबॉडीज भी पाई जाएगी। ऑप्शंस पे आते हैं, तो ये कह रहा है कि ब्लड ग्रुप जिसका, अच्छा ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये ए ब्लड ग्रुप है, ये बी ब्लड ग्रुप है, ये आपका ए बी ब्लड ग्रुप है, और ये ओ ब्लड ग्रुप है, ये इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं इसमें ए और बी दोनों ही एंटीबॉडीज हो, वो कौन सा वाला ब्लड ग्रुप है, वो है ओ। इसमें ए और बी दोनों ही एंटीबॉडीज हैं, वो है आपका ओ ब्लड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो कुछ सवाल और है, ये सवाल भी कर लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेन्युलोसाइट। इनमें से कौन सी ए ग्रेन्युलोसाइट है, तो आपको पता है कि बेसोफिल्स जो है ये ग्रेन्युलोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स भी ग्रेन्युलोसाइट है, इओसिनोफिल्स भी ग्रेन्युलोसाइट है। ये वाली जो है ये है ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, 21। 22 पे आते हैं, कह रहा है सेल इज फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। बोन मैरो में बनने वाली सेल्स कौन सी है आपकी, आरबीसी आप जानते हैं, और ल्यूकोसाइट्स भी हैं, डब्ल्यूबीसी दोनों ही है ना। जो आपकी ल्यूकोसाइट्स होती है ना, पहले ये ल्यूकोब्लास्ट होती है, ल्यूकोब्लास्ट कन्वर्ट होती है ल्यूकोसाइट्स में बोन मैरो में। ठीक है, वहीं दूसरी मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट ये है, ये आगे कन्वर्ट होती है किसमें, थ्रोम्बोसाइट्स में, मतलब प्लेटलेट्स में। ठीक है, और वहीं तीसरी एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स होती है, ये कन्वर्ट होते हैं रेटिकुलोसाइट्स में, और ये रेटिकुलोसाइट्स फिर फादर आगे जाके बनाती है क्या, एरिथ्रोसाइट्स।
ऐसे फॉर्मेशन होता है इनका, इन तीनों की तीनों ब्लड सेल्स का, है ना। अगले पे आते हैं। 23 क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं करेक्ट रूट थ्रू विच द पल्मोनर इम्पल्सेस ट्रैवल करते हैं। पहले आपको पता है ऐसे नोड आएगा, फिर आपका एवी नोड आएगा, फिर बंडल ऑफ हिश, और फिर पकवंजा फाइबर्स, और फिर हार्ट की मसल्स। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 24th क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं द हार्ट साउंड डब। तो आपको पता है 4 साउंड होती है हमारे पास, 4 हार्ट साउंड। कौन कौन सी? सबसे पहली आपकी होगी लब, दूसरी होगी डब, तीसरी होगी आपकी हिश, चौथी हमें नहीं पता, ठीक है। सबसे पहले वाली जो है दिस इज व्हाट वी कैन से HS1, this is HS2 heart sound 2, this is HS3 and this is HS4, this is HS4, ठीक है। ये क्यों बनती है? पहली वाली जो है ये बनती है आपके ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एवी वेल। जब एवी वेल बंद होती है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व जो कि है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, जब ये बंद होंगी ना तो इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस लब साउंड बनती है। दूसरी वाली साउंड जो है ये बनती है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ SL वेल्स। सेमी लूनार वेल्स जब क्लोज होंगी तो उस केस में क्या बनेगा? डब साउंड बनेगी। तीसरी वाली बनती है जब सिस्टोल ऑफ एट्रियम होते हैं या सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स। जब वेंट्रिकल्स क्लोज होते हैं, बंद होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे कौन सी साउंड बनती है? हिश। ये बहुत कम होती है, सुनाई नहीं देती, है ना, बहुत रेयरली सुनाई देगी है। और लास्ट आपके पास जो सुनाई नहीं देती है, और ये हम मानते हैं कि ये सिस्टोल ऑफ एट्रियम से बनी होगी, बिकॉज एट्रियम पहले से ही बहुत छोटे से होते हैं चैम्बर्स, है ना, तो उनके बंद होने से क्या ही आवाज निकलेगी, और निकलेगी भी तो वो HS4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। डब साउंड। डब साउंड बनती है किसकी वजह से? सेमी लूनार वेल्स के एट द बेस ऑफ आयोटा गेट्स क्लोज, या ट्राइकस्पिड वेल, मिट्रल वेल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 25th क्वेश्चन पे आते हैं। 5 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से करते हैं। कह रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है ये कहाँ पाया जाएगा? आपके आरबीसीज में। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को फॉर्म करके आपकी आरबीसीज में इस कार्बन डाइऑक्साइड को सॉल्यूबल बनाता है, ठीक है। ये एंजाइम है जो क्या बनाएगा? जो बनाएगा बाइकार्बोनेट। और फ्री फर्दर बाइकार्बोनेट जो है ये कुछ और फॉर्म्स में कन्वर्ट होके आपकी आरबीसीज में ट्रेवल करेगा इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। मतलब इसी फॉर्म में आपका ट्रेवल कर सकता है ये। इसके अलावा नेक्स्ट पे आता है 26 क्वेश्चन। कह रहा है आरबीसीज डू नॉट अकर इन कैमल्स। कैमल्स मैमल्स है ना, जिनमें आरबीसीज ही नहीं होती, ठीक है। हमने ये पढ़ा है कि यार कौन से ऐसी आरबीसीज हैं जिसके अंदर लाइक कौन सी वो सेल्स है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, वो है आपकी आरबीसीज। आरबीसीज के सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन वो कौन सा मैमल है जिसमें आरबीसीज नहीं होंगी? वो है आपका कैमल, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज इन द यूरिन, क्या कंडीशन होगी वो? पहला है एल्केप्टोयूरिया। एल्केप्टोयूरिया क्या होता है? इट इज अ कंडीशन जहां पे आप देखोगे कि यूरिन में ना अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। अमाइनो एसिड्स कौन से अमाइनो एसिड्स? फिनाइल एलानिन और ट्रायोसिन। अगर ये वाले अमाइनो एसिड पाए जाएंगे यूरिन में, इट इज द कंडीशन कॉल्ड एज अ एल्केप्टोयूरिया। नेक्स्ट है यूरियोथियासिस। इसमें क्या होगा? दिस इज द कंडीशन जहां पे आप देखोगे कि ये ना बॉडी के अंदर स्टोन्स बन जाते हैं, बॉडी में नहीं मतलब किडनी के अंदर। दैट इज द कंडीशन कॉल्ड एज अ यूरियोथियासिस। हीमोयूरिया क्या होता है? जिसमें आपके आरबीसीज पाई जाए यूरिन के अंदर, हीमोयूरिया। और लास्ट है प्रोटीन यूरिया। इसमें क्या होगा? अगर आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन्स पाए जाए, दैट इज द कंडीशन कॉल्ड एज अ प्रोटीयूरिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 28th क्वेश्चन करेक्ट ट्राइकस्पिड वेल जो होते हैं इट इज फाउंड बिटवीन, तो सिंपल है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाई जाएगी यहां पे। दिस इज ट्राइकस्पिड एंड दिस इज बाइकस्पिड। बाइकस्पिड को ही आप मिट्रल वेल के नाम से भी जानते हो, मिट्रल वेल के नाम से भी जानते हो, ठीक है।
बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट पे एंड दिस इज व्हाट वी आर डन। तो हमने कुछ 28 क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पे आज की क्लास में, ठीक है। तो वी आर डन विद दिस सेशन जहाँ पे हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए, और इट्स नॉट लाइक कि एक भी क्वेश्चन जो है वो सेम कॉन्सेप्ट का आई थिंक नहीं था, एक आध होंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ सवाल सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट के थे। आई थिंक चैप्टर में जो पोर्शन था वो आपका रिवाइज हो गया होगा। आई होप यू आर डन विद दिस सेशन, है ना। और अगर आपने मार्क्स अपने लिखे हैं तो स्कोर मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे हमारे आने वाली मुलाकातों में। थोड़ा सा कोशिश करो कि यार इस टाइम पे आप डिमोटिवेट फील ना करो, बिकॉज ये एक ऐसा समय है जब आप ही अगर डिमोटिवेट रहोगे कि यार मेरा एग्ज़ाम 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, इस टाइम पे आप फालतू की टेंशन लोगे तो इस टाइम पे ज़्यादा नींद आएगी आपको, ज़्यादा सो जाओगे, पढ़ोगे नहीं। इस टाइम पे थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखो, कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ भाई ये वो टाइम था जब मैंने चैप्टर रिवाइज कर लिए हैं, मैंने क्वेश्चंस लगा लिए हैं, नाउ आई एम रेडी फॉर इट। जाके बस एग्जाम देके आना है और फोड़ के आना है, सिलेक्शन चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर चाहिए होगा आपको, क्योंकि जीत के लिए दम नहीं कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी हमारी आने वाली मुलाकातों में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। और इफ़ यू वांट टू स्टडी एनी अदर टॉपिक तो आप सिंपली लक्ष्य सर, और दिस इज द नेम यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब, है ना। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते हैं। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk.